अपनी जो चर्चा है विश्व और द्रव्य की परिभाषा पिछली कक्षा में हमने देखी थी। किस किस की? विश्व और द्रव्य की। याद आया कुछ? बहुत सारे जने उस दिन थे नहीं। किसी को याद है अभी? हाँ, किस पर चर्चा हुई थी अपनी? ध्यान है? छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं और द्रव्यों के समूह को, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये दो परिभाषा हमने देखी थी इसमें। हाँ, याद है अभी किसी को? नहीं है क्योंकि सब मुझे चेंज चेहरे नज़र आ रहे हैं सारे, मतलब उस दिन थे नहीं आप सब। हाँ, पिछला जो मंगलवार था ना, उस दिन कोई था नहीं मेरे ख्याल से, बहुत कम जने थे उस दिन। उस दिन हमने बात करी थी कि इस पूरे विश्व में यदि हम देखें तो पूरा विश्व किन से बना हुआ है। ये मतलब यदि हम समूह रूप में कहें तो ये स्टिक हुई, ये टेबल हुई, ये मंदिर हो गया, ये इतने सारे घर हो गए, सबको मिलाकर एक दिल्ली बन गया। दिल्ली जैसे बहुत सारे शहरों को मिलाकर एक भारत बन गया, ठीक है ना। भारत जैसे बहुत सारे देशों को मिलाकर एक क्या बोलते हैं, संसार जिसको हम कहते हैं लौकिक में, वो बन गया। ऐसे विश्व कैसे बन गया? ये जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही है क्या है? वास्तव में द्रव्य है। कोई वस्तु कह लो, द्रव्य कह लो। तो इन द्रव्यों को यदि हम कैटेगरी वाइज बांटे तो वो 6 कैटेगरी में बंटते हैं, ठीक है ना। और 6 कैटेगरी में अभी हम बाद में बांटेंगे, जब देखेंगे तब। जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है वो क्या है? द्रव्य। और इन द्रव्यों के समूह को ही क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। जब सारे द्रव्य मिल जाएंगे तब एक विश्व बन जाएगा। फिर से 6 द्रव्य का समूह अकेले, मतलब ये पूरी परिभाषा मतलब कितनी समझ में आती है आपको मुझे नहीं पता। देखो 6 द्रव्य, ये उंगली हिल रही है ना, यहाँ पर भी 6 द्रव्य। ये इसको जानने वाला वो कौन सा द्रव्य? जीव। ये जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा द्रव्य? पुद्गल। ये जो गति हुई, गति में निमित्त कारण कहो वो कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य। रुकना हुआ वो अधर्म द्रव्य का निमित्त है ना। जगह, स्पेस, आकाश। और ये जो परिणमन हो रहा है वो काल द्रव्य, ठीक है ना। ये मतलब 6 द्रव्य तो यहीं आ गए। फिर अलग से ये सब चीजें दिखाई दे रही है, ये क्या है? फिर यदि आप 6 द्रव्य के समूह को विश्व कह रहे हो, 6 द्रव्य तो यहीं पे आ जाते हैं। तो हम कहाँ तक जाएंगे इससे? फिर तो आलोक में आपको बाकी के 5 द्रव्य दिखाई देंगे नहीं। यदि आप ये कह रहे हो कि जहां पर भी जाएंगे वहां 6 द्रव्य देखने के लिए मिलेंगे, तो बाकी की जगह पर जो आलोक आकाश है वहां पर आपको 6 द्रव्य देखने नहीं मिलेंगे। विश्व की परिभाषा जो बनाई कि 6 द्रव्य के समूह को या फिर द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यहां पर समूह शब्द में किन द्रव्यों की बात करी? मतलब वो जो द्रव्यों की संख्या है वो किस रूप में है? क्योंकि यहां पर भी 6 द्रव्य आ गए तो हम तो इसको ही विश्व कह देंगे। बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 6 द्रव्य यहां पर भी आ गए तो क्या विश्व इतना है क्या? 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं ना। 6 द्रव्य यहां पर है, अब इनको विश्व कह दो, मतलब विश्व इतना सा हो गया। संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। पहले आपने बताया था ना समूह में फर्क है। वो तो मैं आ रहा हूं अभी बात पे, पर अभी मैं एक दूसरा चीज और बता रहा हूं कि विश्व में जो चीजें द्रव्य के रूप में अपन कह रहे हैं वो कितने द्रव्य हैं। क्योंकि 6 द्रव्य के समूह को यदि विश्व कहेंगे, 6 द्रव्य का समूह यहां पर बन गया तो आपको इतना ही विश्व कहने में आएगा, पर विश्व इतना तो है नहीं है। तो अलोक आकाश में नहीं है, तो विश्व में तो अलोक आकाश भी है, क्योंकि लोकाकाश को विश्व नहीं कहा जाता। अकेले लोक को विश्व नहीं कहते। लोक और विश्व की परिभाषा में अंतर है। पता है आपको क्या अंतर है? कोई बताएगा मुझे?
ना सिर्फ आकाश द्रव्य पाए जाते हैं, जहां 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो तो है, वो है विश्व। 6 द्रव्य के समूह का नाम है विश्व। और जहां तक आकाश के जिस भाग में 5 द्रव्य और रहते हैं, जहां तक रहते हैं, उस पूरे एरिया को कहते हैं लोक। आकाश का जितने एरिया में जहां तक बाकी के 5 द्रव्य रहते हैं, निवास करते हैं, वो लोक कहलाता है। दोनों परिभाषाओं में डिफरेंट अंतर है। 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं और लोकाकाश के जितने भाग में बाकी के 5 द्रव्य निवास करते हैं वो लोकाकाश कहलाता है। ये परिभाषाएं आपको अलग अलग दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, या फिर लोक ही विश्व है? क्या अंतर है दोनों में? 6 द्रव्य के समूह तो लोक में भी है ना, लोक को विश्व कहते थे। विश्व को आपने कहा कि लोकाकाश भी होता है, लेकिन उसमें एक ही द्रव्य है, उसमें समूह कहाँ से आ जाएगा? मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि समूह मतलब समूह नहीं, ये जो हम द्रव्यों की कल्पना कर रहे हैं कि द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, वो द्रव्यों के समूह में कितने द्रव्य आएंगे? और वो जो समूह कह रहे हैं वो तो यहाँ पर समूह 6 के 6 समूह यहाँ पर भी आ गए। उसमें गुण संबंध के लिए लोग आकाश के लोग आकाश के सब द्रव्य में अनंत गुण है ना, और अनंत गुणों के द्रव्य गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, लेकिन आप विश्व की बात नहीं कर रहे। अपन बात कर रहे हैं विश्व की। विश्व कैसे बना हुआ है? देखो बहुत ध्यान से समझना, यहां पर भी 6 द्रव्य आ गए, पर यहां पर पूरे 6 द्रव्य नहीं आए। क्यों? क्योंकि द्रव्य के लिए 6 नहीं होते हैं, जाति अपेक्षा 6 हैं, द्रव्य तो अनंत है। बात समझ में आ रही है? द्रव्य कितने? अनंत। और यहां पर कितने द्रव्य आए? जाति अपेक्षा तो 6 है, पर अनंत द्रव्य यहां पर नहीं आ पाए हैं। पूरे द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, एक भी द्रव्य उसमें छूटता नहीं है, सारा द्रव्य का समूह वो विश्व कहलाता है। संख्या तो पता है ना आपको, जीव कितने हैं लोक में? अनंत। उद्गल अनंत अनंत, धर्म धर्म आकाश एक, और काल असंख्यात। इन सारी चीजों का समूह विश्व है। बात समझ में आई? अब मान लो ये चीज अपन ने कही कि यहां पर आकाश है कि नहीं है? आकाश था। यदि हम 6 द्रव्य का समूह इसको विश्व कहते तो ये जो आकाश है वो कट जाता, क्योंकि हमने तो इतने कोई 6 द्रव्य विश्व कह दिया ना, तो इतना ये जो आकाश दिखाई दे रहा है या फिर इससे बाहर जो भी है वो कट जाता फिर। जबकि आकाश को पूरे को लेना है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कोई भी द्रव्य छूट जाएगा, सारे द्रव्य अंदर आ जाएंगे। किसके? विश्व के। पूरे विश्व मतलब विश्व में सारे द्रव्य इंक्लूड होंगे, तब जाकर वो पूरा विश्व बनेगा। एग्जैक्ट पर अनंत द्रव्य लगाने की जरूरत ही क्या है? द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। लेकिन लोकाकाश में तो एक ही द्रव्य है, उसको कैसे कहेंगे? इसमें क्या समस्या है? आप सेपरेट द्रव्य देखो ना, जीव द्रव्य अनंत है, ठीक है ना, जीव द्रव्य एक कैटेगरी, उद्गल द्रव्य एक कैटेगरी, धर्म द्रव्य एक कैटेगरी, अधर्म द्रव्य। लोकाकाश में तो सिर्फ एक ही द्रव्य है ना, हाँ, उसमें फिर विश्व कैसे होगा? आप ऐसे समझो ना कि एक ये मान लो पूरा विश्व है, ठीक है ना, विश्व किसका समूह कह रहे हैं अपन? द्रव्य। इनका प्रश्न समझ में आया आपको? कोई समझा पाएगा मुझे इनका जो प्रश्न है? एक बार फिर से बोलो आप। इनका प्रश्न है कि लोकाकाश में खाली आकाश द्रव्य है, तो उसको फिर हम बीच में समूह में कैसे? आ गया समझ में प्रश्न? ये बहुत जनों को उठता है प्रश्न, इसलिए अब समझना। ये मान लो ये जो टेबल है ये विश्व है, ठीक है, और विश्व अपन किसको कह रहे हैं? 6 द्रव्य का समूह। वो 6 द्रव्य कितने हैं वास्तव में? अनंत हैं। मतलब इस विश्व के अंदर अनंत द्रव्य इंक्लूड हो जाएंगे। वो 6 तो जाति अपेक्षा कहे जा रहे हैं। बात समझ में आई? मतलब इसके अंदर अपन को अनंत को रखना है। इतने एरिया में जीव पूरे आ गए,
अनंत पूरे आ गए, इतने एरिया में जो थे पुद्गल पूरे आ गए, धर्म धर्म काल पूरे इतने में आ गए। पर आकाश इतना बड़ा द्रव्य था, बाकी के 5 द्रव्य तो इतने से पूरे आ गए, पर आकाश खुद इतना बड़ा द्रव्य था ना, तो इसको कवर करने के लिए पूरे विश्व को कवर किया। मतलब जहां तक वो आकाश का एरिया गया वहां तक पूरा विश्व आ गया। आए कुछ बात समझ में? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें 6 द्रव्य अनंत द्रव्य कैसे प्रकट होंगे। आपने कहा अनंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, लेकिन उसमें जो बाकी बचा उसमें तो अनंत द्रव्य नहीं है ना, उसमें तो सिर्फ एक ही द्रव्य है। द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। हमने ये कब कहा कि एक एक प्रदेश पर सारे द्रव्य होना चाहिए? अच्छा, वो पूरा एक ही मान लो उसको। हाँ, मान लो मतलब ये 10 लोगों का समूह केलो मंदिर है, ठीक है ना। अब मंदिर में 10 लोग वहां बैठ जाएं और पूरा मंदिर खाली है, ठीक है ना, तो मंदिर तो पूरा ही आ जाएगा ना। मतलब ये वैसे कोई मतलब का नहीं, ये ऐसे ही समझो आप। ये पूरा एरिया है और ये 6 द्रव्य का समूह है। अब 6 द्रव्य का समूह, बाकी के तो यहाँ आ गए। अब एक बहुत बड़ा था तो उसको कवर करने के लिए वो पूरा कवर हो गया एरिया। बात समझ में आई ना? और उसको कवर करने के लिए इतना बड़ा विश्व हुआ, नहीं तो विश्व अकेले लोक तक ही सीमित हो जाता। पर वो जो आकाश द्रव्य था ना, उसका एरिया बहुत था, तो उसको भी कवर अप करने के लिए लंबी जगह ले ली और बाकी के सारे द्रव्य इधर ही सिमट कर रहेगा लोक तक ही। इसलिए आकाश के जितने भाग में बाकी के 5 द्रव्य रहते हैं वो लोक कहलाता है, और जहां 6 द्रव्य रहते हैं वो विश्व कहलाता है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस अंतर है। 6 द्रव्यों के समूह को तो विश्व कहते हैं ना। द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, और जहां तक आकाश के जिस भाग तक बाकी के 5 द्रव्य निवास करते हैं वो लोक कहलाता है, लोकाकाश कहलाता है। बात क्लियर? ये पोर्शन है ना जी, हाँ, ये पोर्शन इतना है, इतने में जितने 5 द्रव्य रहेंगे इसको तो लोग कहेंगे, और जो पूरा का पूरा है उसमें जो है उसे विश्व। ये क्या है? उसको इंक्लूड करके पूरा विश्व। हाँ, पूरा इसको मतलब यहाँ तक तो वो लोग हो गया, हाँ और उसके बाद में जो है पूरा का पूरा जो है ये विश्व हो गया। हाँ, अभी बात समझ में आई नहीं आई? आ गई? पक्का आ गया? वो 12 भावनाओं का चैप्टर अलग है, ठीक है ना। वहां पर भावनाएं बिल्कुल अलग चलती हैं। वो लोकाकाश कैसे घटाएंगे इसमें? अलोकाकाश तो जो आकाश का जो दूसरा सेपरेट हिस्सा बच गया ना, वो लोकाकाश है। कोई बचता भी है? बच गया ना। लोकाकाश में जो 5 द्रव्य पाए जा रहे थे उसके बाहर का जो हिस्सा था, बाहर का हिस्सा था मतलब कोई अलग से हिस्सा वैसा नहीं है। आकाश एक अभेद द्रव्य है, अखंड द्रव्य है। वो आकाश सेपरेट एक द्रव्य है। आप तो ऐसे समझो, अनंत जीव अनंत प्लस करते जाना, अनंत पुद्गल कितने, तो अनंत प्लस अनंतानंत कितने हो गए? अनंतानंत, ठीक है। प्लस उसमें धर्म द्रव्य किया 1, तो अनंतानंत प्लस 1 वो अनंतानंत, ठीक है। फिर उसमें अधर्म द्रव्य प्लस 1 किया 1, ठीक है, वो भी अनंतानंत हो गए। फिर आकाश द्रव्य कितने थे? अनंत 1, ठीक है, अनंतानंत में 1 प्लस कर दिया, अनंतानंत हो गए। और काल द्रव्य कितने थे? असंख्यात, उसको अनंतानंत में मिक्स किया तो कितने हो गए? इन सब का समूह विश्व। बात आ गई समझ में? और अलोकाकाश मतलब जब आ माने नहीं, मतलब जो लोक नहीं है, लोकाकाश नहीं है, हाँ अलोकाकाश। हाँ, ठीक है ना। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि ये मान लो ये इतना बड़ा है ना पूरा विश्व, विश्व के केवल इतने से हिस्से में ही बाकी के 5 द्रव्य रहते हैं। तो आकाश तो इतना बड़ा है और बाकी के 5 द्रव्य इतने से एरिया में रह रहे हैं, तो उस एरिया को स्पेशल करने के लिए उसको कह दिया लोक। पर आकाश का केवल वही हिस्सा थोड़ी ना है, आकाश तो पूरा एक द्रव्य है ना। यदि लोकाकाश अलोकाकाश से 2 भेद कर देंगे तो आकाश तो 2 भागों में बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आकाश 2 भागों में नहीं बढ़ता, आकाश के भेद नहीं है, आकाश अभेद अखंड द्रव्य है। लोकाकाश का लोकाकाश कहते हैं। वो ये समझाने के लिए कि इतने एरिया में बाकी के 5 द्रव्य रहते हैं,
तो जितने एरिया में रहते हैं उसको लोक आकाश कह दिया जाता है। अब बाकी का आकाश बचा वो क्या है, वो अलोक आकाश कह दिया जाता है। तो लोक आकाश प्लस अलोक आकाश बराबर विश्व बन जाएगा। पूरा विश्व हो गया ना। लोक आकाश और लोक आकाश में बाकी 5 द्रव्य थे, अलोक आकाश और ऐड कर दिया मतलब वो तो अखंड में ही था पूरा, हमने लोक आकाश की तरफ से भेद कर दिया था। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? कठिन नहीं है कुछ भी और काम की भी नहीं है। ना कठिन है ना काम की है, काम की बात तो भी आएगी, वो है, ठीक है ना। बात ये है कि लोकाकाश जो है, बात चल रही थी अपनी समूह शब्द पे, ठीक है ना। विश्व 6 द्रव्यों के समूह को कहते हैं। तो 6 द्रव्य मतलब सारे 6 द्रव्य इंक्लूड हो गए उसमें, ये बात थी। अब 6 द्रव्य का समूह या फिर द्रव्यों का समूह वो हो गया विश्व। और द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। ये परिभाषा क्यों बनाई? वो इसलिए बनाई क्योंकि हमें द्रव्य समझ में आ जाए, क्योंकि सबके गुण अलग अलग हो रहे हैं। अब मान लो नींबू एक द्रव्य है, उसके गुण अलग हैं, ठीक है। इमली है, उसके गुण अलग हैं। शक्कर है, उसके गुण अलग हैं। सबके गुण अलग अलग थे। तो उनमें जितने भी गुण थे उन सारे गुणों को मिला दिया तो वो क्या बन गया? वो एक द्रव्य बन गया। जैसे खट्टा, पीलापन, गोल और जो अच्छा सॉफ्ट हो, इन सारे गुणों को मिलाया तो वो क्या बना? एक नींबू, ठीक है ना। ऐसे ही जो सफ़ेद हो, मीठी हो, कठोर हो, ऐसे अनंत गुणों को मिला दे तो वो क्या बन गई? शक्कर बन गई। तो अब ऐसे कितने द्रव्य बोलते जाएंगे हम? स्पेशल तो बहुत सारे हो जाएंगे। नींबू भी हो गया, शक्कर भी हो गई, गुड़ भी हो गया, गन्ना भी हो गया, कितने बोलेंगे? तो हमने उन सबको एक कैटेगरी में डाल दिया द्रव्य, तो उसके गुण तो अनंत हो गए। तो उनको कैसे हाईलाइट करेंगे? तो अनंत गुणों को स्पेशल हाईलाइट नहीं किया, केवल शब्द रख दिया कि ये सब गुण हैं, विशेषताएं हैं। तो गुणों के समूह को द्रव्य के, क्योंकि द्रव्य तो कोई अलग चीज है नहीं है, ठीक है ना। जो चीनी में, शक्कर में जो कठोरता है, जो सफ़ेदी है, जो मिठासपन है, इन सब का ही तो जो वो है मिक्सर या फिर समूह, वही तो द्रव्य है, वही तो चीनी है। बात समझ में आ रही ना। ऐसे गुणों का समूह वो क्या कहलाएगा? द्रव्य। और द्रव्यों का समूह वो क्या कहलाएगा? विश्व। बात इतनी क्लियर। अब अपनी जो पिछली क्लास में चर्चा हुई थी वो ये थी कि 2 जगह समूह शब्द आए, विश्व में भी समूह शब्द है और द्रव्य में भी समूह शब्द है। क्या ये दोनों अलग अलग हैं कि एक है? अच्छा, पिछली क्लास में कौन कौन नहीं थे? पहले वो हाथ उठा दो। वो नहीं थे? और आप भी नहीं थे? आप भी नहीं थे पिछली क्लास में? मंगलवार क्लास हुई थी ना अपनी, पिछले मंगलवार। आप तो थे, हाँ आप भी थे, बाकी और कोई नहीं था शायद। चलो थे आप भी, हाँ चलो। हाँ, मैंने 3 उदाहरण दिए थे। एक अनाज की बोरी का, एक शिकंजी का, एक मिश्री का। ये 3 उदाहरण दिए थे मैंने, और 3 उदाहरण से ये बताया था कि समूह शब्द क्या है, ठीक है ना। फिर से मैं एक बार शॉर्ट में कर देता हूँ। शिकंजी वाला आएगा तो काटो, जो की बोरी में तो अलग अलग हो जाएगा। हाँ, वही चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब द्रव्य वास्तव में विश्व में किस प्रकार पाए जाते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल दिए थे। एक, बहुत सारे अनाज हैं अपने पास, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, जो भी है, सबको अपन ने इकट्ठा किया, बोरे में भरा, तो वो काय का बोरा कहलाएगा? अनाज का बोरा कहलाएगा। तो इतने सारे अनाजों का समूह वो है अनाज का बोरा। ऐसे ही नींबू, नमक, पानी, शक्कर, इन सब का समूह क्या कहलाता है? शिकंजी। और कठोरता हो, मीठापन हो और सफ़ेदी हो, इन सब का समूह क्या कहलाता है? वो मिश्री की डली कहलाती है। तो तीनों वाक्यों में समूह शब्द हैं, तीनों उदाहरणों में समूह शब्द हैं। क्या इन तीनों का एक ही मतलब है कि अलग अलग है? अब अलग अलग है। अब जो क्लास में पहले थे उनसे मैं पूछ रहा हूँ
कि अलग अलग में क्या अलग अलग है, बताओ। जो अनाज की बोरी है उसमें तो द्रव्य बिल्कुल अलग अलग हो गए, प्रदेश भी उनके अलग अलग हो गए क्योंकि एक ही प्रदेश पे नहीं है हाँ। वो तो अलग अलग हो गए, समूह मिलके एक हो गए। और मिश्र जो शिकंजी है उसमें एक स्थान पे रहते हुए भी 6 के 6 द्रव्य उनकी सत्ता अलग अलग है। हाँ। और ये जो वो बताया था मिश्री बताया था ये गुण हो गए, ये द्रव्य हो गया हम्म। एक ही द्रव्य के गुणों के समूह का द्रव्य एक ही बूंद शिकंजी में सारे गुण हैं। हाँ ठीक है ना। अब ये बताओ कि विश्व में द्रव्य किस प्रकार रहते हैं? शिकंजी की तरह शिकंजी की तरह रहते हैं, मतलब एक ही स्थान अलग अलग है, एक ही प्रदेश पे रहते हुए भी अलग अलग सत्ता अलग है। सब एक प्रदेश पर मिक्सअप रूप में दिखाई देंगे, एक दूसरे मिले हुए दिखाई देंगे, वो एक ही प्रदेश पर सारे द्रव्य दिखाई देंगे, परंतु सबकी सत्ता एकदम अलग अलग है। ये काम की बात है। काम की क्या बात है? सबकी सत्ता अलग अलग है, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, एक ही जगह रहते हैं, फिर भी एक द्रव्य दूसरे को छूने वाला नहीं है। जब छूता नहीं है तो करता नहीं है। तो ये समूह शब्द से हमने अकर्तृत्व निकाला था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने वाला नहीं है। ये इस प्रकार से रहते हैं, इस प्रकार से समूह में रहते हैं। बात समझ में आई ना? अब आप कहोगे कि गुण भी तो समूह में रह रहे हैं, सारे के सारे गुण, जहां ज्ञान है वहीं सुख है, वहीं वीर है, वहीं चारित्र गुण है, सब गुण वहीं पे, दर्शन भी वहीं पर है, तो फिर उसको भी समूह को विश्व कह देंगे। वो भी तो एक ही जगह पर है। एक ही द्रव्य में तो लगाएंगे, लेकिन उसमें एक दूसरे के वाले जीवत जो गुण है वो सारे जो गुण है उनमें भी पाए जाते हैं। बिना बिना जीवत के कोई भी गुण अलग नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं कि जहां पर वो चीज है वहीं पर वो चीज भी है, तो फिर वो तो विश्व की परिभाषा में ही चलेगी। वो मतलब बात तो वही की वही हो गई, विश्व वाली हो गई। फिर द्रव्य की अलग से स्पेशल ये उदाहरण क्यों दिया? बिना गुणों के तो द्रव्य की कोई मतलब सत्ता ही नहीं। आप प्रश्न नहीं समझ रहे। प्रश्न मेरा ये है कि विश्व की परिभाषा में अपन ने क्या कहा कि द्रव्य कैसे रहते हैं, कि सब एक ही जगह पर रहते हैं और सब अलग अलग है। तो ये चीज तो द्रव्य की परिभाषा पर विघटित हो रहा है कि सारे गुण एक ही जगह पर रहते हैं पर सब अलग अलग है। एक दूसरे पे एक ही प्रदेश पे पाए जाते हैं सारे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, एक ही प्रदेश पर तो है। आत्मा के एक ही प्रदेश पर ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, वीर भी है, सारे अनंत गुण है कि नहीं है? और सब अलग अलग है। तो वही चीज तुम्हें बोल रहा हूं कि वहां पर भी विश्व था तो यहां पर द्रव्य क्यों कर दिया? यहां पर भी विश्व का हो ना। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं अब मैं? तो क्या अंतर हुआ? कोई बताएगा मुझे अंतर? सवाल ही नहीं समझ में। शिकंजी में अपन ने क्या चीज कही थी कि अपन ने नींबू नमक जो भी चीजें होती है सबको मिलाया, इकट्ठा किया और क्या बन गई वो? शिकंजी। अब शिकंजी के एक बूंद शिकंजी की ली, उस शिकंजी की एक बूंद में नमक भी है, नींबू भी है और जितनी चीजें होती है सब चीजें वहां पर है। ऐसे ही इस विश्व में 6 द्रव्य किस प्रकार से पाए जाते हैं कि एक ही प्रदेश पर सारे द्रव्य रहे परंतु सबकी सत्ता एकदम अलग अलग रहे। ठीक है, ये चीज अपन ने देखी थी। और दूसरा उदाहरण मैंने काय का दिया था? मिश्री का। मिश्री का क्या उदाहरण था कि सारे गुण, कठोरता भी है, उसकी सफेदी भी है, उसका मिठास भी है, इन सब के समूह को क्या कह रहे हैं? मिश्री कह रहे हैं, मिश्री की डली कह रहे हैं। तो जो चीज अपन ने निष्कर्ष के रूप में यहां निकाली कि एक ही जगह पर रहें और सारे अलग अलग रहें, इस प्रकार से विश्व में द्रव्य पाए जा रहे हैं, तो वही चीज तो द्रव्य की परिभाषा में गुण के रूप में लागू हो रही है। तो संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था में पाए जाएंगे, जहाँ भी चला जाएगा। लेकिन एक गुण के बिना दूसरे गुण की कोई सत्ता चलता नहीं है। मतलब जीवत गुण है, जीवत गुण, जहाँ जीवत गुण होगा वहाँ उसका वीर्य चार जो भी गुण होते हैं ना बाकी भी पाए जाएंगे। नहीं, ये अलग चीज है। अब देखो मैं बताता हूँ,
यहाँ पर जो चीज है ना, इसमें जो मिश्री है, मिश्री के अंदर सफेदी भी है और मिठास भी है और उसका कलर भी है, और जो शिकंजी है उसमें नींबू का रस अलग है, खट्टापन अलग है, और मीठ शिकंजी में चीनी का मीठापन अलग है, पानी अलग है और वो अलग है। तो अलग अलग है ना, एक साथ होकर भी तो अलग अलग है, ये एक साथ ही पाए जाएंगे ना, अलग अलग नहीं पाए जाएंगे ना। अलग अलग है ना, ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, चारित्र अलग है, अलग अलग है ना। हाँ, बस ये चीज बता रहा हूँ मैं, बस इतनी सी बात समझने के लिए कि इनको, शक्कर लाएंगे तो उसमें चारों गुण आएंगे, स्पर्श रस गंध वर्ण चारों आएंगे। बस यही चीज बताना ही है कि इनको अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब देखो सुनो, जो विश्व की परिभाषा में अपन निष्कर्ष निकाला ना कि सब एक जगह पर रहते हैं फिर भी अलग अलग हैं, तो वही सेम चीज द्रव्य की परिभाषा पर भी घटित हो जाती है कि एक ही जगह पर है, एक ही प्रदेश पर सारे गुण पाए जाते हैं और सारे गुण अलग अलग हैं, परंतु विश्व की चीज में, मतलब विश्व में जो द्रव्य है उनको हम वापस अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल सेपरेट हो सकते हैं वो, पर यहाँ पर ज्ञान को दर्शन से अलग नहीं किया जा सकता, शक्कर को उसकी मिठास से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं होगा कि दुकान पे जाके बोलो भाई साहब 1 किलो शक्कर दे दो, कि मीठा मीठा दे दो, शक्कर आप रख लो, फिर ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आएगी? हाँ, अभी भी शायद देखो ये सिंपल बातें हैं और बहुत काम की बातें हैं। बातें तो सिंपल है, लेकिन उदाहरण से उसमें घटाना तो थोड़ा सा, तो मेन चीज तो वही है ना कि हम पढ़ लेंगे और घटा नहीं पाएंगे, तो फिर उसका मतलब क्या रहेगा? क्योंकि हमें तो घटाना सीखना है, हमें दैनिक जीवन में उसको उपयोग में लाना सीखना है कि यहाँ पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हम तो देख रहे हैं कि कर रहा है, तो यहाँ भ्रम कैसे हो रहा है, पहले वो भ्रम देखो, फिर उस भ्रम का उपाय करो, वास्तव में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये देखो, फिर ये देखो कि समूह के रूप में हमें दिखाई देता है पर होता नहीं है, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा में तो हमने पढ़ा है कि सारे द्रव्य बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, अलग अलग किए जा सकते हैं, और एक साथ रहकर भी सब अलग अलग है, एक दूसरे छूते नहीं है, करते नहीं है। इसका मतलब ये जो कर्ता कर्म संबंध हमें दिखाई दे रहा है ये वास्तव में सही नहीं है, और यदि हम मान रहे हैं तो वहाँ ही भूल है। यही तो हमें दैनिक जीवन में घटाना, और क्या करना है। और यदि वो घटाना नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने जो थ्योरेटिकल पढ़ाई की है वो पढ़ाई तो कर ली है पर बौद्धिक लेवल पर, क्यों घटा नहीं पा रहे हम। संबंध तो एक द्रव्य में होगा, एक ही द्रव्य में होगा, 2 द्रव्य में नहीं होता है। बात समझ में आ रही ना? हमें तो घटाना सीखना है हर जगह, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर पाए, सोल्व कर पाए। अज्ञान क्यों इतना वो हो रहा है? पढ़ तो लिया फिर भी अज्ञान है, क्या मतलब उस चीज का? मेन काम तो तब बने जब पढ़ने के बाद अज्ञान खत्म हो जाए, और वो कब होगा? जब उसको सिद्धांत पर नहीं, जब उसको अपने व्यवहार में घटाएंगे, ठीक है ना। जब हम एक एक चीज पर, अभी आप चलोगे वहां पर जाओगे चलते हुए, तो सोचो ये चलने वाला कौन है, मैं चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, कौन चल रहा है। फिर चप्पल पहनोगे, अब चप्पल पहन रहे हो उस समय आप सोचो कौन पहन रहा है चप्पल, हमने पहनी भी है कि नहीं पहनी है, चप्पल को पहनने के हम करते हैं कि नहीं है। दिखाई तो यही दे रहा है कि मैंने चप्पल पहनने का सोचा, चप्पल में पैर डाला, चप्पल पहन गई। तो ये कैसे हो रहे हैं सारे काम, ये समझना पड़ेगा एक एक चीज, तब जाके वो चीज हमारे दिमाग में बैठेगी और फिर उसको हम अप्लाई कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये समूह शब्द से अपन ने इतनी सारी चर्चा की कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, सारे द्रव्य साथ रहते हैं फिर भी सबकी सत्ता अलग अलग है। जो 6 द्रव्य हैं, जो शिकंजरी बनी है, उसमें जितने भी द्रव्य मिले हुए हैं सबके गुण, सबकी सत्ता अलग अलग है। ऐसे ही जो मिश्री है, मिश्री उस शिकंजरी में भी मिली हुई है, मिश्री शिकंजरी में भी मिली है। तो हमें बाइफरकेट अलग अलग करने का मतलब तो यही बताना है कि जो मिश्री के गुण हैं वो मिश्री के गुण मिश्री में ही है, हाँ। उससे अलग नहीं हो सकती। हाँ। ऐसे ही वो शिकंजरी में मिश्री मिली हुई है, हाँ। तो शिकंजरी के जो मिश्री है उस मिश्री के गुण जो है नींबू में नहीं है। हाँ,
वो मिश्री के गुण नींबू में नहीं है। बिल्कुल। वो मिश्री के गुण जो है वो शिकंजरी में एक क्षेत्र होने के बावजूद भी वो अलग अलग है। हाँ। यही तो बताना चाह रहे हैं। बस इतने ही। सब अलग अलग पाए जा रहे हैं। नींबू की क्वालिटी बिल्कुल अलग पाई जा रही है, नमक की क्वालिटी बिल्कुल अलग है, शक्कर की क्वालिटी बिल्कुल अलग है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि मिठास खटास रूप में कन्वर्ट हो गई हो या फिर उसमें खारापन व्यापक हो गया हो, ऐसा नहीं होता। कोई भी गुण किसी दूसरे गुण को नहीं छोड़ता और कोई भी गुण किसी दूसरे गुण को डिस्टर्ब नहीं करता है। हम सोचते हैं कि उसने डिस्टर्ब कर दिया, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। क्यों डिस्टर्ब करने वाला नहीं है? विश्व की परिभाषा समझ लो कि सारे द्रव्य एक जगह पर रहते हैं, फिर भी सबकी सत्ता एकदम अलग अलग है। डिस्टर्बेंस का काम ही नहीं है इस तरह में। शिकंजी पिएंगे तो मीठा होता है, नींबू ज्यादा ये सब पता पड़ जाता है। अब यदि मिल जाते टेस्ट का फर्क कैसे पता पड़ता? फिर ये कैसे बताते कि ये खारी हो गई कि मीठी है? बात समझ में आई ना? ये पता पड़ रहा है, इसका मतलब सारी चीजें अलग अलग हैं और एक ने दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया है। बात समझ में आ रही है ना? डिस्टर्बेंस का काम ही नहीं है। और जब डिस्टर्ब नहीं कर सकते तो हम डिस्टर्ब कैसे हो सकते हैं? डिस्टर्ब मतलब समझ रहे हो? हम जो कहते हैं ना कि भैया सामने वाले ने हमें डिस्टर्ब कर दिया, जब यहाँ पर पूरी शिकंजी में इतने सारे द्रव्य गुण मिलकर इकट्ठे होने के बाद भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो आपको कोई कैसे डिस्टर्ब कर सकता है? जो आप कहते हो कि ये पति पत्नी के लड़ाई झगड़े होते हैं, अब लड़ाई झगड़े में कोई आपको झगड़ा करा सकता है या फिर कोई गुस्सा दिला सकता है या फिर कोई आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, आपके कोई भारारोपण कर सकता है, आपको कोई डिप्रेस कर सकता है, आपको कोई टेंशन दे सकता है? नहीं दे सकता। जब यहाँ शिकंजी में सब एक दूसरे से मिलकर भी अनटच हैं, एक दूसरे को करने वाले नहीं है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो रहा, खट्टापन खट्टेपन की जगह पर है, मीठापन मीठेपन की जगह पर है, किसी में कोई चीज कमी बड़ी नहीं हो रही है, सब अपनी अपनी जगह पर है। पर यहां हमें क्या लगता है कि सामने वाले ने ऐसा किया और हम डिस्टर्ब हो गए। कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? वो तो जब है कई दिन की रोटी चली जा रही है कि अगर घर में झगड़ा हो तो यही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, ये जो डिस्टरबेंस है ये वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा, सामने वाले ने किया है कि नहीं किया है? पर द्रव्य की परिभाषा आप पढ़ोगे, विश्व की परिभाषा आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी व्यक्ति ने या फिर किसी द्रव्य ने, किसी वस्तु ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है। क्योंकि डिस्टर्ब करने के लिए पहले छुए तो सही। एक जीव द्रव्य का विश्वास नहीं आता। सब द्रव्य का विश्वास आता है कि हाँ ये सब द्रव्य अपना काम कर रहे हैं। एक जीव द्रव्य में भूल पड़ती है कि इसका विश्वास नहीं आता। वो हो जाएगा, वो धीरे धीरे होगा। पर वो कब होगा? जब हमें एक एक चीज सेपरेट दिखाई देगी। अभी हमें सब मिक्सअप दिखाई दे रहा है, अभी हमें व्यापक दृष्टिकोण व्यापक तरीके से देखना नहीं आया कि हम पूरे एक चीज को एक व्यापक रूप में देख पाए। अभी हमारी दृष्टि कौन सी है? उत्पाद व्यय के रूप में हम हर चीज को देखते हैं। उत्पाद व्यय मतलब पर्याय दृष्टि है, क्योंकि उत्पाद व्यय तो पर्याय है ना। पर्याय दृष्टि से आप जब भी देखोगे आपको उल्टी चीजें दिखाई देंगी। आपकी दृष्टि सही नहीं है ना। आप एक बार द्रव्य दृष्टि से देखो तो सही। द्रव्य दृष्टि मतलब उसको नेचुरल तरीके से देखो। द्रव्य दृष्टि मतलब क्या? नेचुरल तरीका, नेचुरल जो उसकी वो है, आप नेचुरल तरीके से देखो तो सही। आप प्रकृति से तो जुड़ो एक बार, आपको हर चीज सही दिखाई देगी। हम चश्मे अलग अलग रंग के लगा के देखते हैं तो कहां से दिखाई देगी? बात समझ में आ रही है? ये उत्पाद व्यय के चश्मे जब तक पहनेंगे तब तक हमें यही दिखाई देगा कि सामने वाला व्यक्ति हमें डिस्टर्ब कर रहा है। पर आप विश्व की परिभाषा पढ़ के जब प्रकृति की तरफ से देखोगे, जब वस्तु स्वभाव की तरफ से देखोगे, वस्तु स्वभाव क्या है? प्रकृति। जब वस्तु स्वभाव की तरफ से देखोगे तो आपको पहले क्षण ये चीज पढ़ाई जाएगी। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पहली परिभाषा कौन सी है? विश्व किसे कहते हैं, वहां पर ये चीज पढ़ाई है। विश्व किसे कहते हैं, वहीं पर ये चीज आती है कि एक द्रव्य दूसरे को करता नहीं है। कैसे डिस्टर्ब हो जाएंगे बताओ? हो ही नहीं सकते। और यदि हम हो रहे हैं
तो सामने वाले की भूल नहीं है, क्योंकि सामने वाले से तो होती ही नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है। और हमारी मिस्टेक क्या है? वो अज्ञान है। बात समझ में आ रही है? वो अज्ञान है। तो अब ज्ञान कैसे हो, उसके लिए अपन पूरी मेहनत कर रहे हैं अभी। बात आ रही समझ में? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये विश्व की परिभाषा और द्रव्य की परिभाषा, ये समझ में आया आपको? अब इस विश्व में एक भी चीज दूसरी चीज को करने वाली नहीं है, ये भी इंक्लूडेड हो गई अपने यहाँ पे विश्व की परिभाषा में। ये भी चीज एकदम समझ में आई। इसको अपन पहले भी देख चुके थे कि कोई भी किसी को करने वाला नहीं है, क्योंकि जगत में जितने भी काम हो रहे हैं सब सेपरेट हो रहे हैं, प्राकृतिक लेवल पर हो रहे हैं, मैनुअल कोई काम नहीं होता। चाहे इच्छा सहित हो चाहे इच्छा रहित हो, इच्छा सहित जो काम हो रहे हैं वो हम कर रहे हैं ऐसा लगता है, इच्छा रहित तो हम करते नहीं है। जो भी इच्छा रहित काम है वो हमने नहीं किए, पर जो इच्छा सहित काम है वो भी हम करने वाले नहीं है, क्योंकि इनमें ही बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पूरे होते हैं और बहुत सारे काम ऐसे जो अधूरे रह जाते हैं। तो हमने कौन से किए? जो अधूरे रह गए वो हमने किए, कि जो पूरे हो गए वो हमने किए? यदि पूरे होने वाले कामों को हम पूरा करते हैं तो अधूरा रहने वाले कामों को भी पूरा कर दो। यही तो हमें बार बार ये चीज सोचनी है, एक एक चीज पर एक एक पॉइंट पर हमें विचार करना है कि ये वास्तव में जो काम हो रहे हैं ये कौन कर रहा है, ये हो कैसे रहे हैं, ये मैं कर भी ना हूं कि नहीं कर रहा हूं। यही तो हमें डिस्कस करना है। हाँ, बात समझ में आ रही है? केवल मैं एक धुन चला रखी है कि मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ। करने वाला जो स्वयं हो रहा है, करने वाला कोई नहीं। मानते तो नहीं ना, कहते तो मेन चीज तो ये है ना कि मान नहीं रहे हैं, होते हुए क्या कहने में कुछ भी नहीं है। वो एक कहावत चलती है ना कि ली जीवान और दे मारी तलुए से, वो ली जीवान और दे मारी तलुए से वो बात हो रही है। जीवान को ली और दे मारे तलुए से, मतलब अकरता है पर केवल कहने से थोड़ी ना कुछ काम होगा, कहने से अज्ञान खत्म नहीं होता। स्वीकार करना, उस चीज का निर्णय करना। रोनमल जी ने इसलिए बार बार निर्णय पर बल दिया कि जितने भी काम हो रहे हैं, क्या आप अपने आप को अकर्ता देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे, या आपको अकर्ता होने का निर्णय है कि नहीं है, क्या आप रियल में अकर्ता हो। यदि आप अपने आप को कर्ता मान रहे हो तो बहुत बड़ा अज्ञान है, और दुख का कारण वही है। इसलिए कुंद आचार्य ने बार बार कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध किया, कर्ता कर्म अधिकार में भी किया, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी किया। बात समझ में आ रही है? क्यों किया? क्योंकि प्रॉब्लम ही यहाँ पर है। हम सोचते हैं प्रॉब्लम सामने वाले में प्रॉब्लम नाम की सत्ता ही नहीं है, और वो प्रॉब्लम कर नहीं सकता, भले कितने ही हमारे अंदर घुस जाए एकदम शिकंजे में सब घुस गए ना, फिर भी कोई प्रॉब्लम कर पाए किसी को? नहीं कर पाए। सबकी सत्ता न्यारी नारी, हमें वहां तो समझ में आता है, पर यहाँ जब सामने वाला कोई गाली देता है फिर समझ में नहीं आता कि सबकी सत्ता न्यारी नारी है। सामने वाला हमारी बुराई करके देख ले, अब आप सोचते हो कि उसके भाषा वर्णना का ऐसी परिणमन होना था, उसके शब्दों की ऐसी योग्यता थी, उसके ज्ञान में ऐसा योग होने का योग था, हमारे सुनने का ऐसा योग था। अब सोचो तो सही, कब सोचोगे? विचार करो, ये बार बार निर्णय करने की बात है बार बार कि ये वास्तव में काम हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं, इनको करने वाला कौन है। सबसे पहले ये निर्णय करो कि मैं करने वाला नहीं हूं। इसके लिए जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, बार बार अपना पूरा चित्त केवल इस मेहनत में लगाओ कि ये जितने भी काम हो रहे हैं इनको करने वाला मैं हूं कि नहीं हूं। जबरदस्ती क्या करवा लो, मान तो सब करता ही रहेगा, नहीं होगा ना ऐसे। जब हम बार बार उसके बारे में फोकस्ड होके एक
एक मतलब ये आपको नरक का या फिर 4 गतियों के बारे में क्यों पढ़ाते हैं? वो इसलिए नहीं पढ़ाते कि वहां दुख है, वो इसलिए पढ़ाते हैं कि उन दुखों को देखकर आप अपने को देखो कि भाई साहब ये प्रॉब्लम जो खड़ी हो रही है ना वो अज्ञान की है। और अज्ञान क्या है? वो अज्ञान ये कर्तृत्व बुद्धि बैठी हुई है। उसको हटाने के लिए वो चीजें बताई थी, वो डराने के लिए नहीं बताई थी। क्या आप ये अपनी कर्ता बुद्धि हटा लो, इसलिए वो चीजें बताई हैं। और हम क्या सोचते हैं कि देखो हमें डरा रहे हैं, कुछ नहीं तो डरना भी तो जरूरी है, नहीं डरेंगे तो फिर वहीं जाएंगे। वो सारी चीजें केवल इसलिए बताएं कि हम वहां से वहां नहीं जाएं। अब वहां नहीं जाएं तो उसका मार्ग क्या है भैया? इधर कर्ता बुद्धि अपनी खत्म कर लो। वो सारी चीजें इसलिए बताई है। बात समझ में आ रही है? विश्व और द्रव्य की परिभाषा एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? अब कितने द्रव्य होते हैं? द्रव्य अनंत होते हैं, ठीक है ना। द्रव्य कभी भी ये मत कहना 6 होते हैं, जाति अपेक्षा 6 होते हैं। अब जाति क्या होती है? जाति मतलब जानते हो क्या होती है? कैटेगरी जाति है। जाति मतलब कैटेगरी। कैटेगरी मतलब उसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। बात समझ में आई ना? जिन जिन में ज्ञान दर्शन था, जो जानने वाले थे, देखने वाले थे, ऐसे जितने भी द्रव्य मिले हमें विश्व में, उन सबको किस कैटेगरी में डाल दिया हमने? जीव की कैटेगरी में। ऐसे कैटेगरी वाइज हमने अलग अलग प्रकार के द्रव्य बना दिए। बात समझ में आई ना? और कितनी कैटेगरी बनी द्रव्यों की? 6 कैटेगरी बनी। कौन कौन सी? बराबर। इन सबके लक्षण आप जानती हो। मुझे कुछ स्पेशल चीजें बतानी है आपको, जिनसे हमें कर्तृत्व जो है वो और खत्म हुए हमारा, ठीक है ना। देखो, पुद्गल द्रव्य के कौन कौन से गुण हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 गुण उसके मुख्य रूप से। पुद्गल द्रव्य कहते ही जब हमारे अंदर ये चीज आती है ना कि स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त जो वो पुद्गल है, वास्तव में पुद्गल में अनंत गुण है, पर 4 गुण मुख्य हैं। कौन कौन से 4 गुण? स्पर्श रस गंध वर्ण, ठीक है ना। अब इन 4 में से जैसे ही ये 4 में से कोई भी गुण पकड़ में आया, तुरंत माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए कि ये पुद्गल है। बहुत ध्यान से सुनना, सुना आपने अनंत बार होगा, मुझे नहीं पता, पर बहुत काम की बात है, इसको अप्लाई करने की कोशिश करना। 4 चीजें जैसे ही पता पड़ी हमें, या फिर एक भी चीज पता पड़ी, जरूरी नहीं कि 3 चीजें और पाई जाएं। हवा में कितनी चीजें? स्पर्श भी है, रस भी है, आपको हवा में से कोई स्वाद आता है? गंध वो तो किसी द्रव्य की है, वो द्रव्य इंक्लूड होके आ रहा है वहां पर। हवा हमें केवल पता पड़ती स्पर्श से। अब उसमें गंध रस या फिर वर्ण ये हमें दिखाई नहीं देता, पर हमें दिखाई देता नहीं देता इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, वहां पर है, पर वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो कोई चीजें ऐसी होती जिनमें 4 चीजें हमें स्पष्ट समझ में आती हैं, जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, इसमें हमें स्पष्ट समझ में आ रही हैं, 4 चीजें समझ में आ रही हैं। पर हवा है या फिर लाइट है, इनमें हमें एक दो चीजें समझ में आती हैं, बाकी कर्म में भी 4 चीजें हैं। अब वहां पे हमें 4 चीज दिखाई नहीं दे रही, पर ऐसा नहीं कि वहां कोई चीज नहीं है। अमूर्ति कहते हैं ना इनको, कर्म को कर्म अमूर्तिक? अमूर्तिक कहाँ है कर्म? कर्म सूक्ष्म है, अमूर्तिक थोड़ी ना है, पुद्गल द्रव्य है ना। मन जरूर मन भी मूर्तिक है, लेकिन अमूर्ति का है वो दिखाई नहीं देता। डाला गया है अमूर्ति मन अमूर्तिक है। आता है ना शब्द में। अमूर्तिक तो आया ना, चेतनता भी सो अजीब है, पंचभेद जाति है। अमूर्ति का आया है और कर्म में भी अमूर्ति का आया है। ये तो सूक्ष्म की अपेक्षा सूक्ष्म की अपेक्षा कुछ कहा मतलब होगा। हमें नहीं दिखाई देता, केवली भगवान के ज्ञान में आता है, उनको दिखाई देता, इसका मतलब उसका कोई रूप है हमें तो पता चला तो केवली देखो, भगवान के ज्ञान में आता है। मेरे नॉलेज में ये चीज कभी नहीं आई। अमूर्तिक बना तो केवल जीव में संभव होता है, मतलब बाकी के 5 द्रव्य भी अमूर्तिक है, पर जो चेतनता भी सो अजीब
ये ना श्लोक में भी कुछ लाइन ये है, चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेद ताके हैं, पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दो, फरस वसु जाके। अमूर्तिक, अमूर्तिक मतलब जो दिखाई नहीं देता, जिसकी मूर्ति नहीं बन सकती वो ठीक है ना, जिसका रूप नहीं होता वो अमूर्तिक कहलाता है। हाँ, पर कर्मों का ऐसा नहीं है। जैसे मन को बताया है कमल के आकार का है, ये दो रूप हो गया उसका, ऐसा मन को दिखाई दे, लेकिन उसको मैंने अमूर्तिक भी पढ़ा है शास्त्रों में। किसी अपेक्षा से कहा होगा, ठीक है ना, वो मेरी अपेक्षा भी ध्यान में नहीं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है ऐसी चीज, सूक्ष्म है, वो इसलिए ऐसा कहा होगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये खाली परिभाषा ये तो नहीं हो सकता जो दिखाई दे वो सूक्ष्म, वो मूर्ति का और सूक्ष्म को तो मैं दिखाई देगा तो वो आता है सूक्ष्म, वो सूक्ष्म सूक्ष्म चले जाते हैं। लेकिन वो अमूर्तिक नहीं कहा जाएगा ना फिर। अमूर्तिक नहीं है तो मूर्तिक क्यों? पुद्गल द्रव्य, मन पुद्गल द्रव्य। जो भी कुछ है जी, हाँ, वो सब जो है मूर्ति का है। पुद्गल है, मूर्तिक है जी, मान के चलिए। नहीं, जीव के अलावा जो भी है वो ही मूर्तिक नहीं है। हाँ जी, जीव के अलावा जो भी है वो सब भी मूर्तिक नहीं है। पुद्गल अकेला मूर्तिक है, इसके अलावा धर्म धर्म आकाश काल ये भी अमूर्तिक है। है तो ये पुद्गल है, कर्म पुद्गल है। पुद्गल है, लेकिन उसमें अमूर्तिक गुण तो पाया जाता है ना। अमूर्त जैसे धर्म ये जो है ना पुद्गल है, लेकिन उनमें अमूर्तिक गुण तो पाया जाता है। आप पहले मुझे बताना कि कहाँ लिखा हुआ है, देखना आप, क्योंकि मैंने कभी कई बार मैंने भी पढ़ा है, कई बार मैंने भी पढ़ा है। वो सूक्ष्म है ना, वो मतलब है नहीं। सूक्ष्म की अपेक्षा कहीं लिख सकते हैं। जैसे जीव का लक्षण बताया चेतन, मैंने भी अगर पढ़ा है। ऐसा होता कि पुद्गल को अमूर्तिक नहीं कहा तो उसका लक्षण अमूर्तिक भी होना चाहिए। जैसे जीव को अमूर्तिक भी कहा जा सकता था, उसका एक लक्षण ही नहीं हो सकता। देखना फिर से मुझे बताना फिर, ठीक है ना, देखेंगे उसको। अभी अपनी बात तो ये है कि स्पर्श रस गंध वर्ण जहाँ पाए जाते हैं वो पुद्गल है, और जैसे ही हमें ये चार चीज़ें पाई कहीं दिख जाएं, तुरंत क्या दिमाग में आना चाहिए? ये पुद्गल है। अब जैसे ये दिमाग में आया कि ये पुद्गल है, उसके बाद दो चीज़ें और दिमाग में आनी चाहिए। क्या चीज़ आनी चाहिए? दो चीज़ें और। पहली चीज, स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाता है पुद्गल में, सुख नाम का गुण नहीं पाया जाता। तो जैसे ये चीज पकड़ में आई कि ये पुद्गल है, इसका मतलब इसमें सुख नहीं है, ये पहली चीज। और दूसरी चीज, ये मैं नहीं हूं, ये अपनी नहीं है। ये दो चीजें तुरंत क्लिक करनी चाहिए माइंड में। पुद्गल नाम में सुख जगह है, पुद्गल में सुख ढूंढते हैं, उसका सुख होता ही नहीं, लोग कहां से पाएंगे? वही चीज तो कह रहा हूं। ये साड़ी जो आप पहने हुए हो, ये साड़ी कौन सा द्रव्य है? कैसे पता पड़ा पुद्गल द्रव्य? दिखाई भी दे रही है, स्पर्श भी हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ये साड़ी आपको समझ में आए कि ये पुद्गल है, इट मीन्स दो चीजें दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। पहला, इसमें सुख नहीं है, यदि हम सुख मान रहे हैं तो हम धोखे में हैं। और दूसरा, ये अपनी नहीं है, या फिर ये मैं नहीं हूं। ये दो चीजें जब आपको क्लिक होना चालू हो गई, आपका बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा। पुद्गल द्रव्य से ये मतलब, पुद्गल द्रव्य कहते ही ये जो दो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, इसमें सुख नहीं है और ये मैं नहीं हूं, या फिर ये अपनी नहीं है, ये मेरे नहीं है। क्यों? क्योंकि पुद्गल में सुख नाम की चीज ही नहीं है। और दूसरा, पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से अलग है। ये अपन समूह शब्द में देख के आ गए, सबकी सत्ता अलग अलग है। तो बताओ, मैं कौन सा द्रव्य हूं? जीव द्रव्य। कैसे पहचाना जीव द्रव्य? क्योंकि जानने देखने वाले हैं, इसलिए जीव है। अब जब जीव है तो जो पुद्गल है, क्या वो मैं हो सकता हूं? नहीं हो सकता, तो बिल्कुल अलग है। बात समझ में आई? क्योंकि सबसे बड़ा जो भ्रम खड़ा होता है वो कौन से द्रव्य के साथ खड़ा होता है? पुद्गल के साथ। इसलिए दो चीजें तुरंत दिमाग में हमारे आनी चाहिए पुद्गल द्रव्य को देखते से ही, कि ये जो है वो मैं नहीं हूं, या फिर ये मेरे नहीं है, अपने नहीं है। और दूसरी चीज क्या है? इनमें सुख नाम की सत्ता नहीं है। बात समझ में आ रही? कोई प्रॉब्लम?
क्या हुआ फिर? ये क्लिक करना चाहिए तुरंत ही। यदि फिर वेद विज्ञान से ही होगा। सिर में दर्द हो रहा है तो मेरे क्यों सिर में दर्द हो रहा है, ये वेद विज्ञान करना बहुत कठिन है। भेद विज्ञान क्या करना है? वस्तु स्वभाव का निर्णय करना है बस। वस्तु स्वभाव मतलब ये जो अपन देख रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है जैसे ही बोल रहे हैं, तो उसको जानने वाला उस समय हम ये महसूस नहीं करते, तो मेरे हो गया मेरे हो गया, लेकिन उस समय हम जानने वाले बने रहेंगे तब हमें भेद जानेंगे। उसी के लिए तो चिंतन के लिए बात कर रहे हैं कि वस्तु स्वभाव का जब आप चिंतन करोगे, वस्तु स्वभाव का चिंतन मतलब क्या कि विश्व में द्रव्य किस प्रकार है, अलग अलग हैं, कोई भी किसी को करने वाला नहीं है, तो फिर ये सिर में दर्द मेरे कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रही है? दर्द का जो अनुभव है वो अनुभव तो मेरा है, पर वो अनुभव में भी दर्द नहीं है। वो भेद विज्ञान भी अपन करेंगे बाद में, जब अपन आगे थोड़ा ज्ञान स्वभाव की चर्चा करेंगे तब वो भी चीज़ अपन लेंगे कि उस टाइम में हम क्या करें। इतने सारे विकल्प आते हैं, पता नहीं कहाँ से हम सोचते हैं कि बिल्कुल नहीं है, वही चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। हम चाहते हैं कि भाई ये तो बस ख़त्म हो जाए, वही चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। फिर जो चीज़ हम नहीं चाहते बिल्कुल, तो उनसे कैसे छूटें? बहुत सारी चीज़ें हैं, छूटने का बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल है, ठीक है ना। वो अपन बाद में करेंगे उस पर चर्चा। अभी तो जो वस्तु स्वभाव का हमें निर्णय करना है ना, कि सारे द्रव्य एक जगह रहकर भी सबकी सत्ता एकदम अलग अलग है, कोई भी किसी को छूता नहीं है, कोई किसी को करने वाला नहीं है, ये वस्तु स्वभाव का निर्णय है। इसलिए बहुत काम की बात है, हर जगह अप्लाई करने योग्य है। और जब हमने 6 द्रव्य के बारे में देखा कि गुणों के आधार पर पहचान होती है ना, तो जिनमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो में, मतलब नॉर्मली जीव द्रव्य, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव द्रव्य, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल। और पुद्गल कहते क्या दिमाग में आए कि उसमें सुख नहीं है, और दूसरा क्या आना चाहिए, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। बात समझ में आई? तीसरा कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य क्या है? चलने में निमित्त हो। निमित्त मतलब चलाता हो ऐसा नहीं है, चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो चलने में सहायक होता है। सहायक मतलब स्वयं चलते हुए। यहाँ पर निमित्त शब्द की बहुत बड़ी वो धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। वो धज्जियाँ क्या, वो पूरा उसको ही ऐसा समझा जाता है कि वही कर रहा है। धर्म द्रव्य के निमित्त से ही तो ये पंखा हिल रहा है, मतलब धर्म द्रव्य हिला रहा है, यही चीज समझ ली जाती है। पर निमित्त की वैल्यू 0 है। निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त केवल वहां उपस्थित होता है, खड़ा रहता है। कर्ता कौन है? कर्ता तो वो द्रव्य स्वयं है। हाँ, वो जीजा है। कौन? निमित्त जीजा है, वो कुछ करता नहीं है, वो कुर्सी पे बैठा रहेगा बस मुंह फुला के। बात समझ में आई ना? वो कुछ भी करने वाला नहीं है। और ये जितने भी और दूसरे हैं करने वाले, वो जीजे के भी जीजे हैं, वो कुछ भी नहीं करते। मेन निमित्त कौन है? वो तो जीजा है। जीजा मतलब 6 द्रव्य, 6 द्रव्य हैं जीजा। और हम जिनको निमित्त बनाते हैं कि भैया हमने ऐसा कर दिया, तो हम जो है ना उस करने वाले, वो है जीजे के भी जीजे के भी जीजे के भी जीजा, जिनका कोई रोल नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं। बात समझ में आ रही है? हैं? जीजी तो काम करेगी ना, जीजी तो पूरा काम करेगी। हाँ, जीजी तो काम करने वाली है, वो तो पूरा काम करेगी, घर में वही तो काम करेगी। क्या? जब कार्य हो जाएगा ना, हाँ जी हाँ इन्होंने करा, इन्होंने करा, तो वो उन हाँ हिलेंगे नहीं, नाम उनका होगा कि भाई साहब उनने काम किया, ठीक। और नाम देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि घर के 2 ही तो मेंबर है, दूसरे तो सब ऐसे ही है। बात समझ में आई ना? ऐसे ही काम तो करेंगे पर्टिकुलर द्रव्य स्वयं अपनी योग्यता से, और नाम किसका होगा?
जीजा का मतलब 6 द्रव्य का। काम तो करेगी जीजी, पर नाम आएगा। नाम कमाएगा जीजा। बात समझ में आई ना, वही यहाँ पर है। ये सब वस्तु स्वभाव का निर्णय है, और ये चीजें बार बार जब हम मंथन करते हैं तो उसी चीज का नाम है धर्म। वस्तु स्वभाव का नाम, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। उसका चिंतन करना, बार बार उसका मनन करना। लोग कहते वस्तु स्वभाव क्या है, वस्तु स्वभाव क्या है, क्या करें चिंतन में। ये चीज चिंतन करने की योग्य है, जिससे हमारी कर्तृत्व बुद्धि छूटती है। बार बार जब हम चीज़ों में अप्लाई करते हैं, मान लो आप ये अलमारी आपने खोली शास्त्र रखने के लिए, तुरंत अप्लाई करो इस चीज़ को कि ये काम कैसे हो रहा है। 6 द्रव्य घटित करना सीखो वहाँ पर, और तुरंत अपने को अलग करना सीखो। तुरंत ये देखो कि ये पुद्गल द्रव्य है, ये मैं नहीं हूँ, इसमें सुख नाम की सत्ता नहीं है। एक रोटी का गिलास भी अपने मुंह में डालेंगे ना, उसमें 6 द्रव्य आ जाएंगे। आ जाएंगे। तो वहाँ पर 6 द्रव्य तो घटा दिए हमने, पर अपने को अलग भी तो करना है कि ये जो रोटी खाई है इसमें मैंने क्या किया। ये जो रोटी का खाना हुआ इसमें मैंने क्या किया, क्योंकि सारा काम तो 6 द्रव्य की स्वतंत्र योग्यता से हुआ है। मैंने क्या किया, जीव द्रव्य का काम केवल जानना है, मैंने जाना है केवल। ये चीज वहां पर क्लिक करनी चाहिए। यदि क्लिक नहीं कर रही है तो हमारे पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। बात समझ में आ रही नहीं? बार बार ये क्लिक करने की चीजें, निर्णय करने की चीजें, निर्णय करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कितने ही पढ़ लो, कितने ही स्वाध्याय कर लो, कितने ही पूजा दया दान भक्ति करते जाओ, उसकी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर वैल्यू के रूप में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। आप 50 साल से करते आ रहे हो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। एक क्षण यदि आपने थोड़ा रुक के ये निर्णय करना चालू किया कि वास्तव में ये सारे काम कैसे हो रहे हैं, उसकी वैल्यू है। क्यों? उससे आपकी कर्तृत्व बुद्धि छूटी। हमें वही तो छोड़ना है कि साहब हम तो पुण्य बांधने के लिए करते हैं। पता है आपको, ये जैसे ही आप छोड़ोगे ना, अज्ञान छूटेगा आपका, 70 कोड़ा कोड़ी अपने आप खत्म हो जाएगा, और ऐसा पुण्य बनेगा देवता आपके पास आ जाएंगे पूजा करने के लिए। जैसे कहते हैं कि योग और उपयोग लगता है जीव का, तो ये व्यवहार से कहा है। क्या चीज? योग और उपयोग जैसे जीव का लगता है किसी कार्य करने में, तो इसको व्यवहार से कहा है ऐसा, क्योंकि परमार्थ से तो जीव जानने वाला ही रहता है। योग उपयोग लगता है वो तत्समय की योग्यता में जो हमारा पर्याय पर जो वो गया ना, हम एक प्रकार से कहते हैं डाइल्यूट हो गए, जो कहते हैं ना कि वो परिस्थिति ऐसी बनी कि हम पूरे डाइल्यूट हो गए थे, वो चीजें योग उपयोग का लगना। हाँ, वास्तव में तो क्योंकि अपने चेतना लक्षण छोड़ता नहीं है ना, चेतनामयी ही है। अज्ञान के कारण हम ये कहते हैं कि हम उसमें डूब गए, पर डूबे कहाँ हो आप ज्ञान रूपी हो उस समय में। और भी जब उसकी चर्चा करेंगे तब विस्तार से अपन करेंगे। ठीक है। ओम नमः सिद्धि।